नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी कमर कस ली गई है। दौरे पे दौरे हुए थे और उसके बाद हमने देखा है कि जहां बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है 10 में से 10 सीटों पर जीत का, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से इन 10 सीटों पर 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में लगातार जो सरगर्मियां हैं वो और तेज बढ़ गई हैं। ऐसे में किसकी जीत, किसका पलड़ा भारी है, यही हम चर्चा आज करने के लिए पहुंचे। मेरे साथ गौरव हमेशा की तरह इस चर्चा में शामिल होंगे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल भी एक तरफ उपचुनाव को लेकर है, दूसरी तरफ हम देखें तो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है वो भी कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम उन 10 सीटों को लेकर बात करें। हमने बीते दिन हमने बात की थी कि 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। एक तरफ बीजेपी 10 में से 10 सीटों की जीत का दावा, दूसरी तरफ 6 प्रत्याशियों को इन सीटों पर उतार भी दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यानी दोनों ही राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो एक के लिए साख का, एक का प्रतिष्ठा का सवाल। देखिए, अगर हम इस पूरे उपचुनाव को देखें तो ये उपचुनाव सिर्फ दो पार्टियों के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा है, अगर हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, क्योंकि दूसरी तीसरी कोई विकल्प के तौर पे इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कोई पार्टियां नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी मझवा और फूलपुर सीट पर अपना दावा कर रही थी, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारकर उन दावों को खारिज कर दिया है। जिस प्रकार से हम बात करें अगर बीजेपी की हम बात करें, तो बीजेपी के जो अन्य राज्यों में जो चुनाव के नतीजे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो हौसले हैं वो एकदम सातवें आसमान में पहुंच गए। सीएम योगी की जिस प्रकार से रैलियां हुई, वहां से लगभग सीटें जीत कर जिस प्रकार से अन्य राज्यों में विधायक बनकर लोग अपने अपने सदन में गए, वहाँ से कहीं ना कहीं एक जो ग्राफ है योगी की लोकप्रियता का, एक बार फिर से पैन इंडिया के तो बढ़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में अगर सेंटर ऑफ पावर, अगर पॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ पावर कोई बना हुआ है तो सीएम योगी बने हुए हैं। तो जिस प्रकार से सीएम योगी इस वक्त लगातार देश भर में रैलियां कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता उनको एक बार फिर से अपने मुखिया के तौर पर, मजबूत जनाधार के तौर पर उनका एक मजबूत स्थान देना चाहती है। तो इस वजह से जो भाजपा का 10 में से 10 सीटों जीतने का दावा है, वो कहीं ना कहीं उसको एक मजबूत आधार मिलता नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना हरियाणा चुनाव के बाद से बीजेपी का जो अगर हम उसके कॉन्फिडेंस की बात करें, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। और आपने उसके बयानों से देखा होगा कि अब जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के उत्तर प्रदेश में, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य के हों, चाहे संजय निषाद सहयोगी दल है उनके हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर के बयान हों, तो जिस प्रकार से इन लोगों का बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि अब इनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है उपचुनाव में। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसमें फूट भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव नतीजे के बाद आपने देखा हो कि आम आदमी कांग्रेस की किरकिरी हुई है, समाजवादी पार्टी अलग, उद्धव ठाकरे अलग, जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस पर, दबाव, एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है कि आने वाले समय तो में कांग्रेस की अगर जनाधार की बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें इस उपचुनाव को लेकर, हालांकि समाजवादी पार्टी अभी कोई बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो अजय राय हैं उन्होंने कहा है कि वो अलगावाद से बात करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। कांग्रेस की अगर जनाधार की बात करें, कांग्रेस की अगर रणनीति की बात करें या कांग्रेस की इन उपचुनावों में भूमिका की अगर बात करें, तो आप किस तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो एक कॉन्फिडेंस को जो बूस्टअप मिला था ना, वो लोकसभा के नतीजों के बाद से मिला था। जिस प्रकार से लोकसभा में उनको उत्तर प्रदेश में 7 सीटें मिली थी, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी है उसके जो हौसले थे वो बुलंद हो गए थे। कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक बढ़ा था, कांग्रेस पार्टी को इस बात पे विश्वास था कि जो इंडिया गठबंधन में जो दलित वोट आया है, जो इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के साथ आने की वजह से आया। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का एक अलग कॉन्फिडेंस आया कि जो दलित वोट है वो अब कांग्रेस पार्टी जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास जो पारंपरिक वोट है वो बने हुए। आपने एक चीज़ देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पारंपरिक वोटर है ना, वो उनके साथ हमेशा बने रहते हैं। आपने अगर देखा होगा कि 2014 के अगर हम चुनाव की बात कर लें, 19 की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में 17 की बात कर लें, या फिर 22 की बात कर लें, जब कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ा, तो आपने देखा कि जो पारंपरिक वोटर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उनके साथ हमेशा से रहा है। पारंपरिक वोटर जो कांग्रेस का, वो कभी नहीं छिड़कता है। वो 1000-2000 कम होता है, कुछ लोग के देहांत हो जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं, कुछ लोग वोट नहीं डाल पाते। इस वजह से कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर है वो हमेशा आता है। तो कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंस है कि उनके पारंपरिक वोटर तो हैं, जो फ्लोटिंग वोट बैंक उसमें सेधमारी करें। अब जब से ये गठबंधन बना था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का, तो कहीं ना कहीं इनको एक प्रकार का कॉन्फिडेंस था कि समाजवादी पार्टी के साथ आने की वजह से जो मुसलमान हैं वो आ रहे हैं। और 100% अगर हम बात करें कि मुसलमानों की, तो मुसलमान अच्छे खासा तादाद में इंडिया गठबंधन के साथ जुट रहे थे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मुसलमान एक तरफा वोट लोकसभा के चुनाव में दिया था इंडिया गठबंधन को,
उस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जब अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ते हैं तो मुसलमान वोट बढ़ जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ आने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का भी लगभग वोट मिल गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का एक अगर हम देखें तो एक पहलू ये भी हो सकता है कि कांग्रेस इस वजह से कॉन्फिडेंस है। खैर ठीक है, कि लेकिन अभी उनके- तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हरियाणा चुनाव नतीजा सामने आया है, तो शायद उस कॉन्फिडेंस को हम थोड़ा- ध्वस्त होता देख रहे हैं। हाँ। तो यही वजह है कि जिस तरह से 6 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई समाजवादी पार्टी की, तो उस तरह से खुलकर वो प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर ये तस्वीर तो हम क्लियर करें, लेकिन अगर हम देखें तो जिस उत्तर प्रदेश में जो माहौल अभी देखा जा रहा है, जैसे कि आपने कहा बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ऐसे में अभी हाल ही में नरसिम्हानंद की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से उसके बाद ही नहीं, क्योंकि इस तरह की वीडियो भी हमने देखे हैं, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम की जो आग है वो सुलगती दिखाई पड़ रही है। तो क्या उपचुनावों में इसका भी प्रभाव पड़ेगा, और ये फैक्टर राजनीतिक दलों की अगर देखें तो उनके लिए किस तरह से साबित नजर आता है? देखिए जी, अगर हम निश्चित तौर पर अगर बात करें यसीमा नाव की, अगर उस बयान की जिसमें उन्होंने रावण की बड़ाई करते हुए कुरान और पैगंबर का पे जिक्र किया। टिप्पणी किया था। देखिए वो कहीं ना कहीं अगर यति नरसिम्हा राव के अगर बैकग्राउंड में जाएंगी तो ऐसे बयान कई दफ़ा दे चुके हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं था कि वो ऐसे बयान देके सुर्खियों में आए। वो ऐसा बयान सुर्खियों में देने के लिए ही सुर्खियों में आने के लिए ही ऐसी बयानबाजी करते हैं। अगर हम बात करें जिस प्रकार से उसके बाद उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे थे कि उसके ऊपर इनाम घोषित किया था कि अगर अब इतने आपने उनका ये करके लाओगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा, 11 लाख रुपए मिलेगा, तो गर्दन काट के लाओगे। तो जिस प्रकार से एक पूरा सेट बैक तैयार करने की कोशिश की गई थी, एक नैरेटिव सेट करने को, ताकि इस पूरे एक जो समाज को बांटने का भी एक कुत्सित प्रयास कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो किया गया था, तो कहीं ना कहीं इससे राजनीतिकरण भी हुआ है। आपने देखा होगा बीजेपी विधायक का जिस प्रकार से बयान आया कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, हमने कमेटी बैठाई है, वो हमारी पंचायत जो खाप है वो निर्णय लेगी क्या होगा। तो जिस एक पूरे तरीके से इस पूरे यति नरसिम्हा राव के जो पूरा बयान था उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार से पोलराइज करने का भी प्रयास विपक्षी दलों की तरफ से भी किया गया था। फिलहाल बीजेपी के शीर्ष उत्तर प्रदेश के इकाई की तरफ से कोई अभी ऐसा टिप्पणी नहीं आया है कि इसका राजनीतिकरण, लेकिन जैसा कि राजनीति का मिजाज रहा है उत्तर प्रदेश का, हिंदू मुस्लिम जब भी हुआ है तब यहाँ की राजनीति की फिजाओं में जरूर कहीं ना कहीं बदलाव की बयार बही है। यानी कि जो अब माहौल है, ऐसे में राजनीतिक दल जो है वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बुलाने से पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि अगर हम देखें गाजियाबाद में भी जिस तरह से हमने देखा है महापंचायत बुलाई गई, उसके बाद धारा 163 जो है वो लागू की है। अगर बात करें डासना मंदिर की तो वहां पर भी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। तो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो विरोध जता रहे हैं यति सिंहानंद की तरफ से जो ये बयान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है, और एक तरफ महापंचायत भी बुलाई गई। नंदकिशोर गुर्जर की भी बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस महापंचायत का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा भुनाते हुए राजनीतिक दल पीछे नहीं हटेंगे? देखिए अगर हम बात करें नंदकिशोर गुर्जर की, जो डासना सीट है, जो डासना है गाजियाबाद में, अब देखिए मीरापुर, खैर और गाजियाबाद में 3 सीटें हैं जो पश्चिम यूपी में उपचुनाव होने को, तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो पोलराइज करके एक मुस्तोड़ जो हिंदुओं का है वो बीजेपी अपने पाले में कर ले। लेकिन अगर आपने देखा कि समाजवादी पार्टी भी वोट को पोलराइज करने में पीछे नहीं है। अगर मंगेश यादव एनकाउंटर की बात कर लें या फिर अनुज ठाकुर का एनकाउंटर जो पुलिस ने किया, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उस पूरे मुद्दे को उठा दिया। हाँ, इस प्रकार से एक जाति को दुखियारा बनाने में उन्होंने पूरी एक पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक जाति है जो हमेशा से दुखियारा हो गई है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है तब से, बीजेपी की सरकार तब से जो टारगेट किया जा रहा है, टारगेट तो हमेशा याद हो जाती है। उसके प्रेशर में आके फिर अनुज ठाकुर का पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। जिस प्रकार से एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उपचुनाव की, एक पटकथा लिखने का प्रयास चाहे विपक्षी दलों की तरफ से बात करें या फिर बीजेपी की तरफ से करें, वो अपने अपने तौर पे सब लोग चाहते हैं कि इस उपचुनाव को किसी भी मुद्दे पे भुनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने का नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए गौरव ने आपको बहुत बारीकी से बताया है कि किस तरह से उपचुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो चली हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर रह सकती है और क्या क्या भूमिका है। लेकिन अगर देखें तो मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है सीधे तौर पर। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जहां 10 सीटों को लेकर अपने अपने दावे जीत के हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम की जो आग है वो भी सुलगती नजर आ रही है। ऐसे में ये उपचुनाव के दौरान ये फैक्टर किस तरह से राजनीतिक दलों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। विराम यहीं पर लगाएंगे इस टॉपिक में, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।